एपिसोड 712 अध्याय 701 युद्ध का अपराध अभिशाप से कम नहीं। चेतावनी, आगे अनुचित वयस्क सामग्री हिंसक सामग्री है। जब सिपाही उसके बगल में गिरा तो तान शियू के हाथ और चेहरा खून से सने हुए थे। उसने हिचकिचाते हुए उम्मीद से अपना सिर उठाया, यह आशा करते हुए कि वह युआन सोंग हो। कमांडर युआ, ये कहते हुए उसके शब्द गले में अटक गए क्योंकि उसने उस व्यक्ति का चेहरा देख लिया था। यांग हानयिन को खून से सनी तलवार हाथ में लिए वहां खड़े देखकर उसका शरीर कांप उठा और उसकी शैतानी मुस्कान ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा? देखो मैं यहाँ हूँ, उसने तलवार को जमीन पर फेंकते हुए कहा। टैन शियू स्तब्ध रह गया। वह सोच रहा था कि उसने अपने ही सैनिक को क्यों मार डाला। यांग हानयिन ने उसके भयभीत और असमंजस भरे भाव देखे और मुस्कुराते हुए उसके करीब झुककर कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैंने अपने सिपाही को क्यों मारा? दरअसल उसने मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत की थी। उसे अपनी खुशी के लिए किसी को भी मारने की इजाजत है, लेकिन मेरी चीजों को नहीं। इस युद्ध की एकमात्र वजह तुम हो। तुम्हारे बिना ये युद्ध नहीं होता। तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा तान राजवंश के पास कुछ भी कीमती नहीं है। जो भी तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा। जब उसने उसके चेहरे पर सांस छोड़ी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जिससे घृणा के मारे उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसके शब्द उसके लिए तलवार की तरह चुभे जब उसने कहा कि यह युद्ध उसी की वजह से हो रहा है। इस युद्ध का बोझ उसे घुटन दे रहा था और उसकी ऊर्जा को कमजोर कर रहा था। इस युद्ध का कारण होने का बोझ उसके लिए एक ऐसे अभिशाप से कम नहीं था जो उसे कभी मुक्ति नहीं दिलाएगा। भले ही इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे इन सब बातों के लिए खुद को दोषी महसूस हो रहा है। अगर वह गठबंधन बिना किसी परेशानी के हो जाता, अगर उसने उस दिन युआन सोंग से अपने दिल की बात न कही होती, तो शायद हालात ऐसे न होते। या अगर वह यांग हानयिन से कभी मिली ही न होती, तो कितना अच्छा होता। फिर ये युद्ध, इतने लोगों की मौत, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यांग हानयिन, भ्रम में मत रहो। मैं तुम्हारी संगिनी बनने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। टैन शियू ने उससे नजरें हटाते हुए और उसके स्पर्श से बचते हुए थूक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सच में? आह, बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया है, तो मैं तुम्हें हर कीमत पर अपना बना लूंगा। ये कहते हुए उसकी निगाहें तन जियाहाओ द्वारा उनके विवाह समझौते को रद्द करने की घटना को याद करते हुए गुस्से से भर उठी। वह खड़ा हुआ और अपना हाथ पोंछा जबकि उसके आदमी टैन शियू के लगभग 0 सैनिकों से निपट रहे थे। अरे, क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे आदमियों ने तुम्हारे परिवार को ढूंढ लिया है और उनसे चुपचाप निपट लिया है? उसके शब्द सुनकर तान शियू स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और नम आंखों से उसे घूरने लगी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह झूठ बोल रहा है या दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी आंखें, उन आंखों में झलकता आत्मविश्वास सब कुछ बयां कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक सिपाही उसके पास आया और उसे एक डिब्बा थमा दिया। यांग हानयिन ने डिब्बा उठाया और उसे पकड़े हुए उस पर मुस्कुराए। क्या आपको पता है ये क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? देखिए, मैं आपके देखने के लिए सबूत भी लाया हूं। उसने धीरे धीरे डिब्बा खोलते हुए कहा। आह! डिब्बे के अंदर की सामग्री देखकर वह पीड़ा से चिल्लाए। बक्से में खून से सने 2 हाथ थे, एक महिला का और दूसरा पुरुष का लग रहा था। हालांकि उसने बस सरसरी नजर डाली, लेकिन उसे यकीन था कि वे उसके माता पिता के हाथ थे। हाथों में पहनी हुई अंगूठियां वे अंगूठियां थीं जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं और शाही सत्ता का प्रतीक थीं, जिन्हें केवल तान राजवंश के सम्राट और साम्राज्य ही पहन सकते थे। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। वह सांस लेने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उस खून से भरी तीखी गंध को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रही थी। उसके माता पिता के हाथों का ये काम उसके लिए और भी कष्टदायक साबित हुआ। खून की तीखी गंध के कारण वह एक तरफ मुड़ी और उल्टी कर दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने माता पिता को इस तरह खो देगी। अपनों को खोने का ये सबसे भयानक तरीका था। एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो गई। यांग हानयिन ने उसके पीले पड़े चेहरे को देखा और उसे इस हालत में देखकर असहज महसूस किया। लेकिन उसके अंदर के राक्षस ने उस पर दया करने से इनकार कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तो मैं उनके सिर लाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैंने उनसे सिर्फ हाथ लाने को कहा। मैंने सही किया ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मानो वह उसकी इस समझदारी की तारीफ करेगी।
तान शियू ने अपनी छाती को पकड़ते हुए विलाप किया, जिसमें इतना दर्द हो रहा था मानो किसी ने उसे कई बार चाकू मारा हो। पिताजी, माताजी, वह सिसकते हुए उनके नाम पुकारने लगी और उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने सिर्फ उसकी खातिर यह शादी रद्द कर दी थी। यांग हानयिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने आदमियों की ओर मुड़कर कहा, इस महल पर कब्जा करो। साथ ही यांग राजवंश के लिए रवाना होने की तैयारी करो। हम वापस जा रहे हैं। युद्ध समाप्त हो गया है, चलो चलते हैं। रो रही टैन शियू रुक गई और भय से उसकी ओर देखने लगी। किसने कहा कि युद्ध समाप्त हो गया है? पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं अभी भी संघर्ष का केंद्र हैं। और अगर आप महल पर कब्जा भी कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध समाप्त हो गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने उसके घृणा से भरे चेहरे को देखते हुए चिल्लाकर कहा। यांग हानयिंग ने उसकी आत्मविश्वास भरी छवि देखकर उपहास किया। अरे, लगता है तुम्हें पता नहीं है। राजकुमारी टैन शियू, युद्ध समाप्त हो चुका है। मेरे सैनिकों ने पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। लगता है तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया जब उसने उसके शब्दों को समझने की कोशिश की। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन युआन सोंग, इसका अंत कैसे हो सकता है? भाई युआन सोंग पूर्वी सीमा पर थे। उनके रहते युद्ध का अंत नहीं हो सकता। वह डर से कांपते हाथों के साथ रो पड़ी। यांग हानयिंग का चेहरा उस आदमी को भाई कहते सुनकर उदास हो गया। हाँ, उसके रहते सीमा पर कब्जा नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने उसे रास्ते से हटा दिया। सच तो यह है कि युआन सोंग काफी ताकतवर था, लेकिन अंत में हमारी ताकत और आधुनिक हथियारों के आगे वह हार गया। धिक्कार है। अगर वह हमारे लिए काम करता तो एक सफल कमांडर बन जाता, लेकिन उसने हारने वालों का साथ चुना। उसने सिर हिलाया और निराशा में आह भरी। अंडस्को, तान शियू को लगा जैसे उसकी सांस गले में अटक गई हो और सब कुछ घूमने लगा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अंधकार के गड्ढे में गिर पड़ी। उसका शरीर जमीन पर लुढ़क गया। अध्याय 702 टैन शियू कभी तुम्हारी नहीं होगी। जब तान शियू नींद से जागी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पलकें झपकाईं। उसने पलकें झपकाईं और अपने आसपास के अजीब माहौल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह इस समय एक घोड़ागाड़ी में है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी लग रहा था, मानो किसी ने उसे कई बार घूंसे मारे हों और उसकी सारी ऊर्जा छीन ली हो। जो कुछ घटित हुआ वह उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन उसकी बांह पर लगे घाव ने उसे यह एहसास दिलाया कि सब कुछ वास्तविक था। उसके कपड़े बदलकर एक नई और सुंदर पोशाक पहना दी गई थी, लेकिन उसके लिए यह एक अपशगुन से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसे याद आया कि यांग हानयिंग ने कितनी बेरहमी से उसके माता पिता की मृत्यु की खबर उसे दी थी और वह उन्हें देख भी नहीं पाई थी और अंतिम विदाई भी नहीं दे पाई थी। युआन सोन को याद करके उसे बहुत दर्द हुआ और उसने अपना सीना पकड़ लिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। सब लोग मेरी वजह से मर गए, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। वह रोई, लेकिन अचानक गाड़ी रुकने पर वह डर गई। वह पीछे की ओर खिसक गई और अपने घुटनों को शरीर से सटाकर गाड़ी की दीवार के सहारे बैठ गई। गाड़ी का पर्दा खुला और यांग हानयिंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाग गई। अच्छा हुआ कि तुम जाग गई। आओ, मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने के लिए लाया हूँ। उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए कहा। यह पहली बार था जब उसने उससे इतने स्नेह से बात करते हुए सुना था। उसने इनकार में सिर हिलाया, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और गाड़ी से बाहर घसीट लिया। हालांकि बाहर निकलते ही उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने अपने खुले मुंह को हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह उसने युद्ध क्षेत्र की ओर देखा जहां चारों ओर लाशें पड़ी थीं और पूरा इलाका गहरे लाल खून से सना हुआ था। उसने उसका कंधा पकड़ लिया, जिससे वह चौंक कर उछल पड़ी, लेकिन उसने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। क्या तुम अपने प्रेमी को नहीं देखना चाहती थी? देखो, मैं कितना दयालु हूं कि तुम्हें उससे तुम्हारे प्यार से मिलवाने लाया हूं। उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं तुम्हें आखिरी बार उससे मिलवाने भी लाया था, उसने कहा। नहीं, मैं नहीं। उसने इनकार किया क्योंकि वह उसे उस हालत में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे नहीं पता कि वह खुद को कैसे संभाल पाएगी। योजक चिन्ह। एक पहरेदार उसे युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच ले गया, जहां असंख्य मृत शरीर पड़े थे जिन्हें देखकर वह अनियंत्रित रूप से कांप उठी। जब उसने जमीन के बीचों बीच एक परिचित आकृति को खून से लथपथ पड़ा देखा तो वह रुक गई।
खून सूख चुका था और शरीर सड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और युआन सोंग के खून से लथपथ शरीर को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई युआन सोंग, आह आह, वह दर्द भरी चीखें मारती हुई सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह युआन सोंग के खून और रेत से सने शरीर को देखकर जोर जोर से विलाप कर रही थी। उसके शरीर पर कई जगह कट और घाव थे, जिनमें सबसे स्पष्ट और गहरा घाव उसके पेट पर था। तलवार अभी भी उसके शरीर के अंदर थी, जिससे ये दृश्य देखना असहनीय हो गया था। उसकी दर्द भरी चीखें किसी का भी दिल दहला सकती थीं और ये दृश्य देखना बेहद कष्टदायक था। लेकिन यांग हानेंग दूर से ये सब देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, युआन सोंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसे हर हाल में हासिल करूंगा। देखो, अब तुम मर चुके हो और वह मेरी है। उसने हाथ जोड़कर गाड़ी से टेक लगाते हुए कहा। योजक चिन्ह। तान शियू बेजान सी बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपरिचित छत को घूर रही थी। वह अब यांग महल में थी, क्योंकि वह उसे यांग राजवंश में ले आया था। चूंकि युद्ध पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसने तान महल पर कब्जा कर लिया था और उनके कई लोग और सैनिक मारे जा चुके थे, इसलिए उसे यांग राजवंश में लाया गया था। उसे वापस आए कई दिन हो गए हैं। उसने कुछ नहीं खाया और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी ताकि इस अभिशाप से भरी जिंदगी का अंत हो जाए। लेकिन चाहे वह कुछ भी कर ले, उसकी मौत टलती नहीं। यांग राजवंश की महारानी माओली यहाँ है। गार्ड ने घोषणा की और तान शियू के कमरे का दरवाजा खुल गया और एक शाही शख्सियत कमरे में दाखिल हुई, जो भारी रेशमी पोशाक पहने हुए थी और अपने वजन से भी भारी गहने पहने हुए थी। माओली ने लड़की के पीले चेहरे और सूखे बैंगनी होठों को देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, तुमने अपने बदसूरत चेहरे और रूप से महाराज को कैसे मोहित कर लिया? महिला ने उसके पास आते हुए टिप्पणी की। तान शियू ने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कमजोरी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एक सुंदर पोशाक पहनाओ और कुछ खिलाओ। वह इस हालत में महाराज की सेवा नहीं कर सकती, उसने बिस्तर के पास खड़ी नौकरानी से कहा। ये शब्द सुनकर तान शियू की आंखें फटी रह गईं और वह सदमे में माओली की ओर मुड़ी। क्यों? मुझे उसकी सेवा क्यों करनी पड़ेगी? क्या आप उसके साथ ही नहीं हैं? आप मुझे उसकी सेवा कैसे करने दे सकते हैं? क्या आपको अच्छा लगेगा अगर मैं उसकी सेवा करूं? उसने अपने कमजोर शरीर से उठने की कोशिश करते हुए उत्तेजक लहजे में कहा। माओली के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर गुस्सा फूट पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि मैं तुम्हें खुद कपड़े पहनाने आई हूं? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालना चाहती हूं, उसने गुस्से से भरे लहजे में कहा। माओली ने उसकी कमजोर काया को देखकर उपहास किया, जो बिना किसी के सहारे के ठीक से बैठ भी नहीं सकती थी। हालांकि यांग हानेंग के आज रात के बारे में उत्साहित भावों को याद करके उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने गहरी सांस ली और नौकरानी को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए कहा, इसे ये दलिया दे दो। ध्यान रखना कि ये इसे अच्छे से खा ले। जब तक ये आखिरी बूंद तक खत्म न कर दे तब तक इस कमरे से बाहर मत जाना। ये कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी। कमरे से निकलने से पहले वह एक बार फिर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज आपको यहाँ लाए तो होंगे, लेकिन वे आपको ले नहीं जा सकेंगे। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए वह धीरे से बोली और चली गई। हालांकि यांग हानेंग की पहले भी कई रखैलें थीं, लेकिन ये लड़की उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थी। इसी के कारण उसने साम्राज्य पर हमला किया जो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। योजक चिन्ह। नौकरानी ने दलिया का कटोरा तान शियू को दिया और उसे खाने के लिए कहा। नौकरानी के बार बार मना करने के बाद मुख्य नौकरानी आए और उससे जबरदस्ती दलिया पिलाया, जिसका स्वाद बेहद खराब और कड़वा था। तान शियू ने भौहें चढ़ाईं और दलिया खाने के बावजूद उसका चेहरा और भी पीला और बीमार सा दिखने लगा। बेचैनी और मतली महसूस होने पर उसने अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। हालांकि कीमती रत्नों और सोने की फीती से सजी लाल पोशाक देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि यांग हानेंग ने उसके माता पिता और युआन सोंग की हत्या कैसे की थी। इतना ही नहीं, उसने उसे अपने बिस्तर पर लाने के लिए तांग राजवंश का अंत कर दिया था। अपने तथाकथित प्रेम के नाम पर उसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि वह उसके पूरे परिवार को मारकर उसे हासिल कर लेता, लेकिन अब वह उसे अपना शरीर नहीं लेने देगी। यांग हानेंग, क्या मेरे शरीर को सही रूप देने के बाद तुम विजयी महसूस करोगे? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, न इस जन्म में और न अगले जन्म में। टैन शियू कभी तुम्हारी नहीं होगी। उसने लाल पोशाक पहने हुए दर्पण में देखते हुए और मुट्ठी कसकर भींचते हुए कहा। अध्याय 703। तुम मर नहीं सकते। क्या ये तुम्हारा है? लो, इसे पहन लो। महाराज के सामने तुम्हें सुंदर दिखना है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें महाराज की सेवा करने का अवसर मिल रहा है।
महाराज के सामने अभी की तरह जिद्दी मत बनो, समझी। तान शियू को कपड़े पहनाने में मदद कर रही मुख्य दासी ने उसके बिस्तर के पास मेज पर रखी हेयरपिन लगाते हुए कहा। उसने उस खूबसूरत जैद की बाली को सहलाया और उसकी कीमती सूरत देखकर उसके होठों पर ईर्ष्या भरी मुस्कान आ गई। यह बाली तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने इससे पहले कभी इतनी सुंदर और नाजुक बाली नहीं देखी। महारानी के पास भी ऐसा आभूषण नहीं है? नौकरानी ने आश्चर्य से पूछा। तन शियू, जो बेजान भाव से दर्पण के सामने बैठी थी, ने अपना सिर उठाया और दर्पण में लगी हेयरपिन को देखा और पाया कि नौकरानी उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देख रही है। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जब मैं इस दुनिया में आई थी तब मेरे पिता ने मुझे यह उपहार दिया था। ये हेयरपिन मेरे पिता के प्यार और देखभाल का प्रतीक है। उसने कड़वे स्वर में कहा। वह हेयरपिन जो कभी तान राजवंश की राजकुमारी और तान जियाहाओ की प्रिय पुत्री होने का उसका गौरव थी, अब उसी स्थिति के कारण उसका जीवन ऐसा हो गया था। उसकी वजह से न केवल उसका परिवार बल्कि सैकड़ों परिवारों को उसी तरह की पीड़ा झेलनी पड़ी थी। योजक चिन्ह। तैयार होने के बाद दासियां उसे पकड़कर कमरे से बाहर ले गईं और यांग हानरिन के कमरे तक पहुंचाया। तान शियू ने आकाश की ओर देखा और पाया कि इस समय न तो चांद दिखाई दे रहा था और न ही तारे। ये वाकई एक अंधेरी रात है, उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। आह! टैन शियू चौंक कर चिल्लाई जब सफेद कपड़े पहने एक महिला अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उस पर अंडे फेंकने लगी। टैन शियू ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, महिला ने घृणा से उसकी ओर देखा और चिल्लाई, तुम टैन राजवंश की राजकुमारी हो, है ना? तान शियू असमंजस में थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, महिला ने आगे कहा, तुम्हारी वजह से मेरे पति और बच्चे मर गए, और सबको मारने के बाद तुम उस कमीने की सेवा करने जा रही हो। अगर अंत में तुम्हें उसकी सेवा करनी ही है, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं मान ली? महिला दर्द से कराहते हुए सीने पर हाथ रखकर रो पड़ी। सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे झूठे घमंड को बचाने के लिए पूरा देश जलकर राख हो गया। मेरे पति, बेटी, यहाँ तक कि मेरा अजन्मा बच्चा, सब मर गए। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें मर जाना चाहिए था, कमीनी। वह रोते हुए उस पर फिर से अंडे फेंकने की कोशिश करने लगी, लेकिन टैन शियू के पास खड़ी नौकरानियों ने उसे रोक दिया। तान शियू ने उस महिला को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उसकी बातें सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने ऐसा नहीं किया। वह सिसकते हुए महिला को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समझा नहीं पा रही थी। उसका एक हिस्सा खुद को भी दोषी मान रहा था। तुमने नहीं किया। सबको मारने के बाद तुम उस कमीने की सेवा करने जा रही हो। तुम सचमुच बेशर्म हो। तुम्हारे जैसी कुतिया को राजकुमारी नहीं होना चाहिए। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुमने न सिर्फ अपने पूरे परिवार को मारा बल्कि पूरे देश को भी सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ टैन शियू, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम कभी सुखी जीवन नहीं जी पाओगी। तुम खून के आंसू रोओगी और दर्दनाक मौत मरोगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पति की दर्दनाक मौत हुई थी। जिस स्त्री ने अपने पति, बच्चों और इज्जत को खोया है, उस पर यही श्राप है कि वह कभी अपने प्रियजनों के साथ नहीं रह पाएगी। तुम्हारे जैसी कुतिया को कोई प्यार नहीं करेगा। तुम अकेले रहने और तड़प तड़प कर मरने के लायक हो। इस जन्म में भी और अगले 100 जन्मों में भी तुम कभी खुश नहीं रहोगी। कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। तन शियू अपनी जगह पर ही जम गई जब उसने देखा कि पहरेदार आ रहे हैं और उस महिला को घसीटकर ले जा रहे हैं। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि वह कुछ बोल नहीं पाए। नौकरानियों की फुसफुसाहट सुनकर उसे पता चलता है कि वह एक सैनिक की विधवा है जिसे बंधक बनाकर यहाँ लाया गया था। उसने न केवल अपना परिवार और बच्चा खोया, बल्कि सैनिकों की सेवा करने के लिए भी मजबूर किया गया। अपनी इस दयनीय स्थिति के बारे में सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई और वह बहुत दुखी हो गई। तुम्हें उसकी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज की दासी पर अंडे फेंकने के लिए उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता। तुम्हें बस महाराज की सेवा करने पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य दासी ने तन शियू की ओर मुड़कर उससे सांत्वना दी, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। टैन शियू ने पेट में बेचैनी और दर्द महसूस करते हुए भौहें सिकुड़ी और अपना पेट पकड़ लिया, जिससे उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। उसका रंग भी पीला पड़ रहा था, जिससे हर गुजरते मिनट के साथ उसे मतली महसूस हो रही थी। योजक चिन्ह। तान शियू मुख्य महल के सामने खड़ी थी, तभी दासी ने उसे रुकने के लिए कहा और वही ये देखने गई कि यांग हानरिन अपने कमरे में है या नहीं। उन्हें पता था कि वह महल से कहीं नहीं जा सकती, इसलिए उन्हें उसके भागने की कोई चिंता नहीं थी। महल की सुरक्षा में सैकड़ों सैनिक तैनात थे और उनकी अनुमति के बिना एक मक्खी भी महल में प्रवेश नहीं कर सकती थी। वह कैसे बच निकलेगी और कहाँ जाएगी?
तान शियू ने अपने कांपते हाथों को देखा और चारों ओर नजर घुमाई। वह उसकी सेवा नहीं करना चाहती थी, खासकर उसके द्वारा उसके परिवार और अन्य लोगों के साथ किए गए अत्याचारों के बाद। वह उसे अपने उन हाथों से छूने नहीं देगी जो दूसरों के खून से सने थे। वह चुपचाप अपने घर के पास वाले आंगन में मौजूद कुएं की ओर चली गई, नौकरानियों को ये सोचने दिया कि वह अपना मन बहलाने के लिए टहल रही है। नौकरानियां उसके पीछे भी नहीं गईं क्योंकि वह कहीं जा नहीं सकती थी और उन्हें आदेश था कि उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर न करें। वह यांग हानयिंग की प्रिय महिला थी, इसलिए वे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और उसे तब तक स्वतंत्र रूप से घूमने देती थी जब तक वह कोई परेशानी न खड़ी करे। तान शियू कुएं के पास गई और चमकते पानी को देखकर उसकी गहराई को निहारते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। वह कड़वी मुस्कान के साथ कुएं पर चढ़ गई और पानी को देखने लगी जो बर्फ की तरह ठंडा लग रहा था। वह मुस्कुराई और बुदबुदाई, ये तो काफी ठंडा लग रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह उछल पाती, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, तान शियू, तुम ये सब क्या कर रही हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो यांग हानयिंग उसे भयभीत निगाहों से देख रहा था। उसने उसे घूरकर देखा और लंबे लंबे कदमों से उसकी ओर बढ़ा। हालांकि कूदने की तैयारी करते हुए वह रुक गया। तान शियू, मूर्खता मत करो। नीचे आ जाओ। क्या तुम अपनी पवित्रता बचाने के लिए मरना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा? अपनी ये मूर्खतापूर्ण हरकतें बंद करो और नीचे आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। उसने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। तान शियू ने उपहास करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे? तुम कौन होते हो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने वाले? तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। वे निर्दोष लोग सिर्फ तुम्हारी खून की प्यास बुझाने के लिए मारे गए और तुम कहते हो कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। खैर, अगर यह सच है तो मेरे लिए ये करना और भी जरूरी है। मैं देखना चाहती हूं कि तमाम कोशिशों के बाद भी तुम जीत का इनाम पाने में कैसे नाकाम रहती हो। यांग हानयिंग, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुमने मेरे पूरे परिवार को और मुझे भी तबाह कर दिया। ऐसे प्यार नहीं करते। युआन सोंग ने मुझसे प्यार किया और मुझे और देश को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तुम तो बस एक राक्षस हो जो खुद के सिवा किसी से प्यार नहीं करती। वह मुस्कुराए और बोली, तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से बेहतर है 100 बार मरना। तुम मुझे कभी नहीं पाओगे, न इस जन्म में, न अगले जन्मों में। अलविदा। ये कहकर वह कुएं में कूद गई, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। यांग हानयिंग उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ी और जब तक गार्ड उसे कुएं से बाहर लाया तब तक वह पानी में भीग चुकी थी। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। माओली भी इस हंगामे को देखने के लिए बाहर आए, जिसने काफी हलचल मचा दी थी। उसने दूर से देखा कि यांग हानयिंग ने तान शियू को अपनी बाहों में लिया हुआ था और चिंता से उसके चेहरे पर थपथपा रहा था। छी, बेवकूफ लड़की। उसे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। कुछ ही घंटों में उसकी मौत होने वाली थी। उसने आह भरी। उसने जो दलिया खिलाया था उसमें जहरीली जड़ी बूटियां मिली हुई थीं। वह नहीं चाहती थी कि यांग हानयिंग इस लड़की को छुए और इस नई लड़की की वजह से अपनी अहमियत को भूल जाए। वह महल में अपनी शान बनाए रखना चाहती थी और अगर बाद में तान शियू उसकी पसंदीदा पत्नी बन गई तो वह हमेशा के लिए महारानी का पद खो सकती थी। वह उसे ऐसा कैसे करने दे सकती थी? लेकिन उस जहर से मरने से पहले ही उसने खुद अपनी जान ले ली। वह जहर से बच सकती थी, लेकिन पानी में डूबने के बाद उसका असर और बढ़ गया। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन वह लड़की खुद थी। उसने थके हुए स्वर में सिर हिलाया। उसने आह भरी और पहली बार यांग हानयिंग को चिंतित देखा। आखिर इस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी? योजक चिन्ह। तान शियू, तान शियू। यांग हानयिंग ने उसे जगाने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर थपथपाया, लेकिन उसने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम मर नहीं सकती। तुम मेरी संपत्ति हो। मेरी अनुमति के बिना तुम मर नहीं सकती। जाग जाओ, नाटक बंद करो और जाग जाओ। उसने कांपते हाथों से उसके चेहरे पर थपथपाया। उसे पहली बार डर लगा। जब उसने उसे पहली बार देखा था तब उसका हंसमुख और मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वह चाहता था कि वह भी उसे देखकर वैसे ही मुस्कुराए, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह बस उसे घूरती रही। क्या उससे प्यार करना इतना मुश्किल था? अगर उसने शुरू से ही उससे प्यार किया होता तो कुछ भी नहीं होता। अध्याय 704 फंसे हुए। आह आह। झाओ मिंग दर्द से कराह उठी और अपना सिर पकड़ लिया, जो ऐसे धड़क रहा था मानो किसी ने उसे बुरी तरह से घुसा मारा हो। वह दर्द से सिसक उठी और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो चारों ओर घना अंधेरा ही दिखाई दिया।
उसने ध्यान से देखने के लिए अपनी भौहें सिकुड़ी और सोचा कि शायद ये अस्थायी अंधेरा है, लेकिन उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसका शरीर इतना हल्का महसूस हो रहा था कि उसे जोड़ों और सिर में तेज दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ठंडी सतह पर लेटे हुए वह घबरा गई और चारों ओर देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी बड़े बंद कमरे में है जो घोर अंधेरा था। वहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। इस बर्फीले ठंडे अंधेरे कमरे में खुद को पाकर उसका शरीर कांप उठा। यह न तो महल में उसके कमरे जैसा था और न ही जिन विला में उसके कमरे जैसा। ये बस एक खाली कमरा था जहां उसे एक भी खिड़की नहीं दिख रही थी। ये जगह कैसी है? आह! और वो सपना ही तो था ना। ठंडी जमीन से उठते हुए उसने कमजोर आवाज में कहा। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। उसे बस इतना याद है कि वह उस मनहूस हेयरपिन को पकड़े हुए सो गई थी और उसके बाद उसे बस इतना याद है कि उसने एक सपना देखा था, एक बहुत ही भयानक और खूनी सपना। यांग हानयिन की कामुक और खतरनाक निगाहों को याद करके उसका शरीर कांप उठता है। हालांकि उससे आखिरी बात जो याद है वह यह है कि उसने तान शियू को कुएं में कूदते हुए देखा था और यांग हानयिन उसे बचाने के बाद उसके शरीर को पकड़कर रो रही थी। अजीब बात यह थी कि उसे सब कुछ इतनी स्पष्टता से याद था मानो उसने सब कुछ स्वयं देखा हो। युआन सोन के खून से लथपथ शरीर को देखकर उसे जो दर्द हुआ, उसके माता पिता के खून से सने हाथ और किसी के द्वारा ठगे जाने का डर, उसे सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से याद था। वह कांप उठी और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए सोचने लगी। तभी उसे जी चेन की आवाज सुनाई दी, झाओमिंग, तुम इस तरह क्यों सो रही हो? कई दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कृपया उठ जाओ। इस तरह सोकर मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। जी चेंग, उसने चिंता से पुकारा, लेकिन उसे उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मानो वह उसकी बात सुन सकती हो, लेकिन वह नहीं सुन सकता। जी चेंग, मैं जाग रही हूँ जी चेंग, मैं यही हूँ, इस अंधेरे कमरे में, लेकिन तुम कहाँ हो? उसने चिल्लाकर उसे अपनी बात सुनाने की कोशिश की। झाओ मिंग, क्या तुम्हें पता है कि मैं कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ? मैं कैसे सो सकती हूँ? मेरी महारानी की ऐसी हालत है तो मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ? उसने सुना। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और यह महसूस करके उसके अंदर दहशत बढ़ गई कि वह उसकी आवाज नहीं सुन सकता। हालत? कैसी हालत? वह इस ठंडे अंधेरे कमरे में है, लेकिन वह कहाँ है? उसने चारों ओर देखा और घबराने लगी। घुटन के कारण उसकी सांसें फूलने लगीं। अगर वह हमेशा की तरह अपने कमरे में जागती तो उसे लगता कि यह एक सपना था, लेकिन अब खुद को इस अंधेरे कमरे में पाकर उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था। कुछ अजीब था जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वह इसे समझ गई है। ये कैसी जगह है? डर से कांपते हुए उसने हौंफते हुए अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। योजक चिन्ह। जी राजवंश। एक पीली सी, बीमार सी दिखने वाली महिला बिस्तर पर लेटी थी। उसके लंबे काले बाल तकिए पर फैले हुए थे। खिड़की बंद थी और उस पर पर्दे लगे थे ताकि कमरे में ठंडी हवा ना आ सके। जी चेंग झाओमिंग के बगल में लेटा हुआ था, जो आंखें बंद करके पेट पर हाथ रखे सो रही थी। उसने झाओ का सिर अपनी बाह पर रखा हुआ था और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था, जिससे वह शांति से सो रही थी। उसे इस तरह सोते हुए 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ते पहले जब वह कमरे में लौटा तो उसने उसे गहरी नींद में सोते हुए पाया। उसने सोचा कि वह थकी हुई है और इसीलिए जल्दी सो गई है। लेकिन बाद में लूशी खाना लेकर आए और उसे बताया कि झाओमिंग सोने से पहले कुछ नहीं खाया था। उसने उसे रात के खाने के लिए जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिली तक नहीं और न ही उसने उसे कोई जवाब दिया, यहाँ तक कि कई बार पुकारने के बाद भी। उसने सोचा कि वह गहरी नींद में सो रही है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। हालांकि अगले दिन भी वह सुबह नहीं उठी। इससे वह चिंतित हो गया क्योंकि वह नींद में अपनी सामान्य स्थिति से हिली भी नहीं और पिछली रात की तरह उसी मुद्रा में सो रही थी। वह न तो हिली और न ही उसने कोई आवाज निकाली, यहाँ तक कि जब उसने उसे जगाने की कोशिश की या उसके गालों पर थप्पड़ मारा तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह डर गया और उसने शाही डॉक्टर को बुलाया। शाही डॉक्टर भी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी देर तक क्यों सो रही है। उसने उसकी नाड़ी जांची और यह भी पता लगाने की कोशिश की कि कहीं कोई दवाई या जड़ी बूटी तो नहीं है जिससे ऐसा हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ऐसा प्रभाव हो सके। उसे वह समय याद आया जब तालाब में डूबने के बाद वह 3 सप्ताह तक बेहोश रही और उसकी हालत गंभीर थी। उसे डर था कि कहीं कुछ ऐसा न हो जाए, इसलिए उसने फैंग शेन से चाची शेन जिया को साथ लाने को कहा।
उस समय भी केवल शेनजिया ने ही झाओमिंग की जान बचाई थी, जबकि सभी कह रहे थे कि वह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगी। जब शेनजिया आए और उसने झाओमिंग के हाथ में हेयरपिन देखी तो उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और असहाय होकर आह भरी। उसने झाओ को आवेग में आकर कोई काम न करने के लिए कहा था, लेकिन झाओ ने वही किया जो उसने मना किया था। हालांकि उनके पास समय कम था और उन्हें श्राप का कारण जल्द से जल्द जानना जरूरी था, लेकिन इस खतरनाक प्रक्रिया को करने से उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए उसने उसे इस प्रथा के बारे में पहले नहीं बताया था। उसने गहरी सांस ली और जी चेन की ओर मुड़कर कहा, महाराज, आपको कुछ जानना जरूरी है, लेकिन ये बात मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ झाओ मिंग ही बता सकता है, उसने गंभीरता से कहा, जिससे जी चेन चिंतित हो गया। शेनजिया आंटी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे क्या जानना चाहिए? और झाओ मिंग को क्या हुआ? वह जाग क्यों नहीं रही? वह बीमार तो नहीं है ना? उसने चिंता से पूछा। उसका पीला पड़ा चेहरा और बैंगनी पड़ते फटे होंठ देखकर वह डर गया था। शेनजिया ने गहरी सांस ली और हिचकिचाते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। उसने झाओ मिंग की ओर मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, झाओ मिंग बीमार नहीं है, लेकिन जब तक वह होश में नहीं आती, उसकी जान खतरे में है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा और उसके होश में आने का इंतजार करना होगा। उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, उसने शांत भाव से कहा। जी चेंग ने होंठ सिकोड़ लिए क्योंकि वह उसके जवाब से संतुष्ट नहीं था, लेकिन वह उससे कुछ कह नहीं सका। हालांकि उसने कभी कुछ कहा नहीं, फिर भी वह जानता था कि झाओ मिंग उससे कुछ छिपा रही है। कई बार शेनजिया के कमरे से लौटने के बाद वह चिंतित दिखती थी, और वह उस दिन को भी नहीं भूल पाया था जब उसने झाओ मिंग का इलाज किया था, जबकि कोई और डॉक्टर ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसमें कुछ रहस्यमय बात थी। योजक चिन्ह। वर्तमान में लौटते हुए जी चेंग ने अपनी बाहों में गहरी नींद में सो रही झाओ मिंग को देखा, अपने होंठ दबाए और दबी हुई आवाज में कहा, झाओ मिंग, सब ठीक हो जाएगा, है ना? तुम जाग क्यों नहीं रही हो? 1 हफ्ता हो गया है जब से तुम ऐसे सो रही हो। मैं बुरी बातें न सोचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, झाओ मिंग। तुम्हें इस हालत में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने झाओ मिंग के जागने की उम्मीद में ये कहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। अध्याय 705। मैं वर्तमान महारानी हूँ। शेनजिया अपने कमरे में कालीन पर आंखें बंद करके पैर मोड़कर बैठी ध्यानमग्न थी। उसके सामने फर्श पर एक बाली पड़ी थी। वह ये जानने की कोशिश कर रही थी कि झाओ मिंग इतनी देर से क्यों सो रही है। 1 हफ्ता बीत चुका है और वह अब तक गहरी नींद में सो रही है। अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई न देने पर उसकी आंखें हांफते हुए खुल गईं। अंधेरा इतना घना था कि ध्यान करते समय भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि झाओ मिंग कहीं उस अंधेरे में फंसा हुआ है। उसने अपने होंठ सिकोड़े और उस हेयरपिन को देखा जो देखने में सुंदर और नाजुक लग रही थी, लेकिन उसके चारों ओर एक शापित छाया मंडरा रही थी। झाओ मिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी इस लापरवाह हरकत से तुम्हारी और शी मिंग की जान खतरे में नहीं पड़ेगी। उसने धीमी सी आह भरी और अपनी गहरी नींद से जागने का तरीका ढूंढने के लिए अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। हालांकि उसे पक्का यकीन नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि 21वीं सदी में शी मिंग के शरीर में मौजूद झाओ मिंग भी खतरे में है। उसे उन लड़कियों को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। योजक चिन्ह। जिन लिवेई ने अस्पताल के बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटी हुई शी मिंग के पीले और कमजोर चेहरे को देखा। वह पिछले 1 हफ्ते से बेहोश पड़ी थी। कुछ दिन पहले जब वह एक मीटिंग में थे तब उन्हें यूमेई का फोन आया और उन्हें पता चला कि शी मिंग अस्पताल से जल्दी घर आ गई थी और उससे बात करते करते बेहोश हो गई। वह जल्दी से घर गया और उसे अस्पताल ले गया, जहां दादासू ने शी मिंग को अस्पताल में ही रखने का सुझाव दिया। आवश्यक परीक्षण किए गए और उन्हें बताया गया कि वह तनाव में थी और शायद इसी वजह से वह बेहोश हो गई थी, लेकिन इतने लंबे समय तक बेहोश रहने का कोई और कारण पता नहीं चल पाया। इतने दिन बीत गए और वो अब भी ऐसे ही सो रही है। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और अपने अंगूठे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को धीरे से सहलाते हुए बुदबुदाया, जिया मिंग, झाओ मिंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? तुम मेरे पास वापस आओगी ना? उसे डर था कि कहीं वह फिर से अपने पुराने रूप में न लौट जाए और कभी वापस न आए। वह धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार कर रहा था जो उसने उसे अपने पिछले जीवन के बारे में बताई थी और जो हुआ था। उसे एहसास हुआ कि दिन ब दिन वह डर के मारे काया बनता जा रहा है क्योंकि उसे खोने का डर था।
उसके पास सांसारिक खतरों से उसकी रक्षा करने की शक्ति और साहस है, लेकिन वह उन अलौकिक घटनाओं के सामने भयभीत और असहाय था जो इस समय उसके जीवन को खतरे में डाल रही थी। योजक चिन्ह। झाओ मिंग ठंडी जमीन पर लेटी हुई थी और ठंड और डर के मारे अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाए हुए थी, क्योंकि वह कई दिनों से इस जगह पर फंसी हुई थी और उसे इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे जी चेन की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसे पुकार रहा था। उसने उसका नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पूरी ताकत से चिल्लाने पर भी वह उसे सुन नहीं पाया। ये सब इतना अजीब और उलझन भरा था कि वह रोने लगी। क्या यहाँ कोई है? मदद करो, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। किसी और को भी मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनकर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से कमजोरी से उठी और इस घोर अंधेरी जगह में चारों ओर देखने की कोशिश की। कौन है? क्या कोई और भी है जो मुझे सुन सकता है? हेलो, उसने वापस चिल्लाकर पूछा, यह महसूस करते हुए कि आवाज आना बंद हो गई थी। उसने आह भरी और सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा फर्श पर लेटने वाली थी, उसने किसी की आवाज सुनी, जियामिंग। जियामिंग, क्या तुम हो? आवाज ने चिल्लाकर कहा। जियामिंग, झाओ मिंग ने धीरे से कहा। वह कई महीनों से जी राजवंश की महारानी के रूप में रह रही थी, यहाँ तक कि वह लगभग भूल ही गई थी कि पिछले जन्म में उसका नाम जियामिंग था। ये नाम अब उसे बहुत अपरिचित लगता है, लेकिन उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या? झाओ मिंग, झाओ मिंग, क्या तुम हो? तुम कहाँ हो? मुझे तुम कहीं नहीं दिख रही हो। बहुत अंधेरा है। वह चिल्लाए और पीछे मुड़कर उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाए। आवाज आना बंद हो गई, जिससे वह घबरा गई। हालांकि जब उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म होने लगी, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ। वह मुड़ी और सामने किसी को देखकर उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हालांकि अंधेरे के कारण वह उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हुईं, उसे एहसास हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है, और उसके शरीर की बनावट से लग रहा था कि वह एक महिला है। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, झाओ, झाओ मिंग, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम भी मेरी तरह यहाँ फंसे हुए हो? झाओ मिंग ने चिंता से पूछा। वह शीमिंग को इस अजीब अंधेरी जगह पर देखकर हैरान थी, जहां उसे लगता था कि वह फंसी हुई है। जब वह उठी, तो उसने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया और उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। उसे बस इतना याद है कि वह बैठक में बेहोश हो गई थी और यू मेई की चीखें ही आखिरी चीज थी जो उसे याद है। जिया मिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे यहाँ फंसे हुए कई दिन हो गए हैं। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें मेरी दुनिया में नहीं होना चाहिए और जिया मिंग बनकर अपना जीवन नहीं जीना चाहिए? मुझे भी नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि चक्कर आने के कारण मैं जमीन पर गिर गई थी और मुझे अपने पैरों का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, और उसके बाद मुझे एक लंबा सपना आया जो बहुत ही वास्तविक लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे लगता है वह सपना ही उस श्राप का कारण था जिसके चलते हम दोनों की इस तरह अदला बदली हुई। उसने कहा, ये याद करते हुए कि कैसे उस महिला ने टेन शियू को श्राप दिया था और सब कुछ उसी महिला के शब्दों के अनुसार हो रहा था। जाओ मिंग की बातें सुनकर जी मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। तभी उसे अचानक कुछ सूझा। जाओ मिंग, मुझे लगता है ये सिर्फ सपना नहीं था। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आंटी शेन जिया ने मुझे कहा था कि लापरवाही मत करो और ऐसा मत करो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। तुमने ऐसा क्या किया कि हम दोनों ऐसे हो गए? झाओ मिंग ने चिंता से पूछा। मैं उस मनहूस हेयरपिन को पकड़े हुए सो गई थी और मुझे लगता है कि इसी वजह से हम दोनों बेहोश हो गए और हमें वो लंबा सपना आया, और अब हम इस अंधेरी जगह में फंस गए हैं। जी मिंग ने उस पल पर पछतावा करते हुए कहा जब उसने ऐसा करने का फैसला किया था। हास्य शेन जिया आंटी ने मुझे चेतावनी दी थी कि यह खतरनाक है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी मर्जी से ऐसा किया। मुझे खेद है। वह सिर झुकाकर माफी मांगती है। झाओ मिंग कुछ देर चुप रही और फिर बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तकनीकी रूप से हम एक ही हैं, बस शरीर अलग हैं। जिया मिंग ने हंसते हुए कहा, एक आत्मा, दो शरीर। लेकिन क्या ये बात जोड़ों के बीच ही नहीं कही जाती? माफ कीजिए, मुझे पता है कि मजाक करने का ये सही समय नहीं है, ये याद आने पर कि वे यहीं फंसे हुए हैं, उसने कहा। झाओ मिंग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकलने का रास्ता सोचने लगा। जिया मिंग ने भी अपने होंठ सिकोड़े और इस स्थिति का कोई हल निकालने की कोशिश की।
मुझे लगता है कि मुझे इस जगह से निकलने का रास्ता मिल गया है। जी मिंग ने हैरानी से कहा जब उसे याद आया कि शेन जिया ने उसे ध्यान प्रशिक्षण के दौरान क्या सिखाया था। झाओ मिंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या क्या बात है? जिया मिंग ने धीरे से आह भरी और कहा, मुझे खुशी है कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि मुझे उसके कहे हुए शब्द भी याद हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं इतनी बुद्धिमान हूं, वरना महल में हरम की हालत बहुत खराब हो जाती। उसने वर्तमान स्थिति को भूलकर यह टिप्पणी की। झाओ मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए जब उसने देखा कि उसके सामने ही उसके हरम के प्रबंधन के तरीके का अपमान किया जा रहा है। यह मत भूलो कि मैं ही असली महारानी हूं, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन मैं तो वर्तमान महारानी हूं। जी मिंग ने यह भूलकर पलटवार किया कि वह खुद उसका पुनर्जन्म है और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अध्याय 706 वहीं जाओ जहां हम रहते हैं। झाओ मिंग ने जी मिंग को उत्सुकता से देखा और उसके बोलने का इंतजार किया। कड़ाके की ठंड और अंधेरे में, जहां तक सामने खड़ी जी मिंग दिखाई नहीं दे रही थी, झाओ मिंग ठंड से कांप रही थी और खुद को गर्म रखने के लिए अपने हाथों से बाहें रगड़ रही थी। वह बस जी मिंग की मौजूदगी महसूस कर पा रही थी और अदृश्य जी मिंग को देखते हुए बातें कर रही थी। शेन जिया आंटी ने मुझे पहले भी बताया था कि हम दोनों अपने पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हें भी वही सपना आया और मुझे भी, इसका मतलब है कि तुम तान शियू और कमांडर युआन सोन के बारे में पहले से ही जानते हो। जी मिंग ने झाओ मिंग का हाथ पकड़ते हुए कहा। युआन सोन का नाम लेते ही उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई जब उसे उसकी खून से लथपथ आकृति याद आई, और इसी तरह झाओ मिंग भी अकड़ गई क्योंकि वह आकृति न केवल बेहद डरावनी थी बल्कि लिवेई का चेहरा भी युआन सोन जैसा ही था। इसलिए वह इससे और भी ज्यादा प्रभावित हुई। लेकिन बात यह है कि हमारे पति उस जीवन से जुड़े हुए हैं। मैंने आंटी शेन जिया से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ली वेई जी चेन का पुनर्जन्म है और मुझे विश्वास है कि वे दोनों हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। शी मिंग ने कहा, अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। ली वेई और कमांडर युआन सोन के चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं। झाओ मिंग ने हैरानी से कहा। पहले तो उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन इस सपने के बाद सब कुछ साफ हो गया। जिया मिंग ने सिर हिलाया और आगे कहा, हाँ, इसी बात पर, अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। उसने अचानक बातचीत का विषय बदलते हुए पूछा। झाओ मिंग असमंजस में उसे घूर रहा था, सोच रहा था कि वह क्या पूछना चाहती है। क्या क्या तुम मेरी दुनिया में वापस जाना चाहती हो या अपनी दुनिया में? जी मिंग ने सोचते हुए उसकी ओर देखा और पूछा। मेरा मतलब है, क्या तुम जी चेन के पास वापस जाना चाहती हो? तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां थीं, जिनकी वजह से तुम्हारा रिश्ता इस तरह बिगड़ गया। हालांकि मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, लेकिन मुझे हमेशा अपराधबोध होता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी परवाह करता है। अगर तुम अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं तो हम अपनी जगह बदल सकते हैं। जी मिंग ने हिचकिचाते हुए कहा। वह इस बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन उसने जो सिद्धांत बनाया था उसके अनुसार यदि वे चाहें तो अपने अपने जीवन में वापस जा सकते हैं। उसे डर था कि झाओ मिंग हाँ कह देगा और वह ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वह उसकी अनुमति के बिना उसकी जगह भी नहीं लेना चाहती थी। झाओ मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो मैं जी चेंग से नफरत करती थी और सोचती थी कि वही मेरी सारी परेशानियों का कारण है, लेकिन जब मैंने इस बारे में गहराई से सोचा तो पाया कि हम दोनों ही दोषी थे। उसकी तरह ही मेरी भी गलती थी कि मैंने अपनी मुश्किलों और समस्याओं के बारे में खुलकर बात नहीं की और वेंजू और शियाओली से अकेले ही निपटा, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे संभाल नहीं सकती थी या मैं बहुत कमजोर थी, बस मैंने उनसे निपटने का गलत तरीका चुना। मैंने महारानी के रूप में अपनी छवि को बहुत गंभीरता से ले लिया और सबकी नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में मैंने अपना असली स्वरूप खो दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा हीनबोध मुझे जकड़ने लगा। झाओ मिंग ने उस समय के अपने रवैये के बारे में सोचते हुए कहा। जिया मिंग ने भी सिर हिलाया क्योंकि वह भी मानती थी कि अगर झाओ मिंग ने कोशिश की होती तो वह पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल सकती थी। वह झाओ मिंग से कहीं अधिक प्रतिभाशाली है, लेकिन उसने झाओ मिंग की बजाय एक आज्ञाकारी पत्नी और बहू बनना चुना। और ये सब मुझे लिवेई से मिलने के बाद समझ आया। उससे बात करने और ये जानने के बाद कि तुम दोनों के बीच भी संवाद की कमी है, मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे और जी चेन के बीच भी ऐसा ही हो। शी मिंग, मैं लिवेई से प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि अब उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती।
और तुमने जी चेन की जिंदगी में मेरी जगह नहीं ली है, तुमने उसकी जिंदगी में अपनी अहमियत बना ली है। हमने जो समय साथ बिताया वो शायद तुमसे ज्यादा हो, लेकिन हमने एक दूसरे से जो बातें कही हैं वो तुमसे कहीं कम है। मैं जहां हूं वहां खुश हूं और अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर आप अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं तो नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मेरे लिए लीवे नाम के पति से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो वह मेरा अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए मैं वापस नहीं जाना चाहती। जी मिंग ने तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि जाओ मिंग अपना फैसला बदल सकती है। जिया मिंग मुस्कुराए और बोली, अब अगर हम दोनों अपने अपने पतियों के पास वापस जाना चाहती हैं, तो क्या हमें काम पर लग जाना चाहिए? उसने खिलखिलाते हुए कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई उपाय है? झाओ मिंग ने अंधेरे में चारों ओर देखते हुए उलझन में पूछा। वह सोच रही थी कि उसके मन में कौन सा विचार चल रहा था जिसने उसे इतना साहसी बयान देने पर मजबूर किया। जिया मिंग मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। योजक चिन्ह। जिया मिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि हम दोनों इस रास्ते से वापस जा सकते हैं? झाओ मिंग ने चिंता से पूछा। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसने जी मिंग का दाहिना हाथ पकड़ रखा था, जबकि जी मिंग भी उसी मुद्रा में बैठा था। हम आंग शेन जिया ने एक बार मुझसे कहा था कि जब किसी समस्या का हल न सूझे तो ध्यान करो। और चूंकि हम दोनों एक ही अतीत से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी शक्तियों को मिला लें तो हम अतीत में वापस जा सकते हैं। पता नहीं तुमने यह महसूस किया या नहीं, लेकिन जब मैं अतीत के बारे में सपने देख रही थी तो सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना नहीं देख रही थी बल्कि सपने को जी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घटनाएं मेरी आंखों के सामने घट रही हों। शी मिंग ने आश्चर्य से आंखें बंद करते हुए कहा। उसे आज भी वह एहसास याद था जब सब कुछ इतना वास्तविक लगता था। झाओ मिंग ने भी आंखें बंद करके सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह बहुत अजीब था और पहले के सपनों जैसा नहीं था, लेकिन मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं इसे अपनी आंखों से देख रही थी। हालांकि मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम अतीत में वापस गए हों और उन घटनाओं को खुद देखा हो। शी मिंग ने आह भरते हुए कहा। शेन जिया के साथ इतने लंबे समय तक रहने से इस तरह के अनुमान लगाने की उसकी क्षमता काफी बढ़ गई है। झाओ मिंग चुप रही और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शब्द वह खुद नहीं बल्कि शी मिंग के मुंह से सुन रही है। जिया मिंग, क्या तुम इन बातों पर विश्वास करते हो? मेरा मतलब है, हम उस अतीत में कैसे लौट सकते हैं जो पहले ही समाप्त हो चुका है? झाओ मिंग ने तर्क दिया। क्या आपको लगता है कि इस पूरी स्थिति को तर्कसंगत रूप से समझाया जा सकता है? जी मिंग ने झाओ मिंग को चुप कराते हुए पलटवार किया। इस स्थिति में कुछ भी सामान्य नहीं था, लेकिन उनके लिए ये सब बातें भी सामान्य लग रही थीं। अब चुप रहो और ध्यान दो, जी मिंग ने झाओ मिंग का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। जी मिंग ने जेड के इस दबंग अंदाज को सुनकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा और जी मिंग की बात मान ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जब उनके शरीर और मन शांत हो गए, तो शी मिंग ने शेन जिया से आपातकालीन स्थितियों के लिए सीखे गए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसे बस इतना याद था कि उसे यह नहीं पता था कि वह अपने जीवन में कभी उनका उपयोग कर पाएगी। जब वे एकाग्रचित होकर ध्यान लगा रहे थे, तभी जी मिंग और झाओ मिंग के भीतर से एक तेज लेकिन छोटी सी रोशनी निकली, जो उनके हाथों की दिशाओं का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर पहुंची जहां वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दोनों ने दांत भींच लिए क्योंकि उनके हाथों पर गर्मी तेज हो गई थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे जल रहे हों। जी मिंग ने जाओ मिंग का हाथ और कसकर पकड़ लिया, उसे छोड़ने से डर रही थी और अपने हाथों के तीव्र दर्द के बावजूद उसे पकड़े रहने की कोशिश कर रही थी। समय बीतने के साथ साथ दोनों पसीने से तरबतर हो गए और कमरे की ठंडक दम घोंटने वाली गर्मी में बदल गई। तेज सिरदर्द के कारण झाओ मिंग के होंठ कांपने लगे और वह दर्द से कराहने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह शी मिंग भी दर्द को नियंत्रित कर रही थी और अपना हाथ पकड़े हुए ऊर्जा एकत्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। दोनों दर्द से चीख उठे जब उनके शरीर में तेज दर्द हुआ और वे उछल पड़े। कमरे में फैली हल्की रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। अध्याय 707 खोपड़ी फाड़ने वाला दर्द। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई शीमिंग दर्द से कराह रही थी और उसने आंखें बंद करके अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में लगी आईवी ड्रिप के कारण उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल था।
दर्द से कराहते हुए उसके माथे पर शिकन आ गई क्योंकि उसने अपना हाथ जोर से खींचा जिससे सिरिंज उसकी त्वचा में और गहरी धंस गई। उसकी आंखें बंद थीं लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर तेज सिरदर्द के कारण वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ओह! उसने कराहते हुए चादर को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखें फड़फड़ाने लगीं और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अचानक तेज रोशनी से उसकी आंखों में चुभन हुई और उसने आंखें फिर से बंद कर लीं। कुछ देर बाद उसने फिर कोशिश की और आंखें खोलते हुए गहरी सांसें लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे दोबारा घोर अंधेरे का सामना करने से डर लग रहा था। हालांकि आंखें खुलते ही उसने राहत की सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि आसपास का माहौल उसके लिए थोड़ा धुंधला था, फिर भी वह इस तरह के वातावरण को पहचान सकती थी जो उस रहस्यमयी जगह पर जागने के बाद उसने देखा था उससे अलग था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां रोशनी थी और इसीलिए उसे इस अचानक तेज रोशनी में तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन आसपास के माहौल को पहचानते ही उसे राहत मिली कि वह अस्पताल में है, किसी अनजान जगह पर नहीं। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका हाथ इव ड्रिप से जुड़ा हुआ है और उसे समझ में आया कि पहले खींचने पर उसे दर्द क्यों हो रहा था। उसने चारों ओर देखा लेकिन जब उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है तो उसकी भौहों के बीच शिकन आ गई। लीवेई, कहाँ है? वह बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और सूखे गले के कारण वह केवल फुसफुसा सकती थी। कुछ भी बोलने की कोशिश करने पर उसके गले में दर्द हो रहा था। उसने हिलने की कोशिश की और बिस्तर के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और उठने की कोशिश की, लेकिन उसका कमजोर शरीर जवाब दे गया और वह वापस बिस्तर पर गिर पड़ी जिससे वह दर्द से चीखने लगी। उसी समय अस्पताल का दरवाजा खुला और जिन लीवेई अपने बगल में चल रहे दादा सू से बात करते हुए अंदर आ गए। डॉक्टर सू, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है और वो अभी तक होश में नहीं आई है। क्या आपको यकीन है कि उसकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है? मतलब, अगर ऐसा है तो फिर उसकी ऐसी हालत का क्या कारण है? मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। आह, जीमिंग! लीवेई ने दरवाजा खोलते ही जीमिंग को बिस्तर पर गिरते देख चौंक कर चिल्लाया। उसे जागते हुए देखना उसके लिए पहले से ही एक बड़ा झटका था, लेकिन जब उसने तनाव के कारण दर्द से रोना शुरू किया तो उसकी चिंता और बढ़ गई। वह लंबे लंबे कदमों से उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहारा देते हुए उसे बिस्तर पर बिठाया। इसी बीच दादा सू ने बटन दबाकर बिस्तर को ऊपर उठा दिया ताकि वह उस पर टेक लगाकर बैठ सके। 1 हफ्ते बाद उसे जागते देखकर वह भी हैरान रह गया। उसका चेहरा पीला और बीमार सा लग रहा था, होंठ बैंगनी रंग के होकर फट गए थे, लेकिन उसका जाग जाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। तुम ठीक हो? कब जागे? मतलब, तुम ठीक हो ना? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लीवेई घबराते हुए बोला। वह होश में नहीं था और उसे याद नहीं था कि वह क्या कह रहा है। मैं भी डॉक्टर हूँ। मैं उसकी जांच कर सकता हूँ। दादा सू ने हल्की खांसी करते हुए कहा, जिससे लीवेई को एहसास हुआ कि डॉक्टर उनके ठीक बगल में ही है। हालांकि वे पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं, फिर भी वे शी मिंग के मामले पर करीब से काम कर रहे थे। जिया मिंग ने एक कमजोर आह भरी और लीवेई की ओर देखा जो उसे चिंता से देख रही थी। उसकी आंखों में पानी आ गया जब उसे याद आया कि उस अजीब अंधेरी जगह में फंसे होने पर वह कितनी असहाय महसूस कर रही थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता न जानते हुए। असली जी मिंग के विपरीत उसने अपने डर को जाहिर नहीं किया, लेकिन उसे डर था कि वे वापस नहीं लौट पाएंगे। उस जगह पर फंसे रहने और उस भयानक सपने ने उसे भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। जब उसे याद आया कि वह लगभग लीवेई से हमेशा के लिए अलग हो गई थी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जी मिंग की तरकीब कारगर साबित हुई और वे दोनों अपने अपने स्थानों पर वापस लौटने में कामयाब रहे। ली वेई, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए उसे प्यार से देखा और अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाया। कुछ मत बोलो, मैं यही हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा झुक गया ताकि वह उसे आसानी से छू सके। उसने उसके चेहरे को सहलाया और उन भयानक यादों को याद करके सिसकियां ली। लीवेई ने भी अपना हाथ मलते हुए प्यार से उसकी आंखों में देखा। वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता था कि उसे उस हालत में देखकर कितना डर लग रहा था। एक तरफ खड़े दादासू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और असहज होकर वहीं खड़े रहे, औपचारिकताओं के समाप्त होने का इंतजार करते रहे ताकि वे उसका हालचाल जान सकें। हालांकि वे जानते थे कि 1 सप्ताह बेहोशी के बाद उसका होश में आना उनके लिए एक विशेष क्षण था, फिर भी वे अधीर और असहज महसूस कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे वापस जाकर वहीं रुककर उसका हालचाल पूछना चाहिए या नहीं।
उस समय उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर प्रेम की भावना बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और ऐसे दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखकर भी वह भावुक नहीं हो सकता। योजक चिन्ह। दादा सू ने शीमिन की नब्ज जांची और पूछा, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या कोई बेचैनी महसूस हो रही है? इसके बाद लीवेई ने उसे प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी दिया। उसने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, जब मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियां टूट रही हों और खोपड़ी फटने जैसा दर्द हो रहा हो, लेकिन अब वह दर्द कम हो गया है। मुझे बस सुस्ती महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं अपना हाथ भी खुद नहीं हिला सकती। छी, क्या तुम्हें अपनी परेशानी को इतने डरावने ढंग से समझाना जरूरी है? उसने सिर हिलाया और लीवेई की ओर मुड़ा, अभी तो सब ठीक लग रहा है। हम उसके कुछ टेस्ट करवा सकते हैं ताकि पता चल सके कि सब ठीक है या नहीं। उसने लीवेई की जांच करने के बाद कहा, अब आप लोग जारी रख सकते हैं। मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह जा रहा है। लीवेई मुस्कुराया और शीमिन की ओर देखा, जो अपनी कमजोर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। जागने के लिए धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह न केवल पिछले जन्म में बल्कि इस जन्म में भी भाग्यशाली रही है। उसे श्राप की परवाह नहीं थी, बल्कि वह इस बात से खुश थी कि लीवेई हर जन्म में उसके साथ रहा है। अध्याय 708 शरीर की ऊष्मा। जिया मिंग अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और लीवेई उसके बगल में लेटा हुआ था। उसका सिर लीवेई की बाह पर था और वह उसकी बाहों में सिमटी हुई थी, लेकिन इस बात का ध्यान रख रही थी कि अपना हाथ उस पर ज्यादा जोर से न दबाए। बिस्तर इतना बड़ा था कि उस पर दो लोग आसानी से लेट सकते थे, इसलिए उसने उसे अपने बगल में लेटने का सुझाव दिया। उसकी मुरझाई हुई त्वचा और आंखों के नीचे काले धब्बे देखकर साफ था कि उसे पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं मिला था। उसे इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसकी चिंता कर रहा था और उसकी देखभाल कर रहा था। वे कुछ देर तक उसी स्थिति में रहे, वह उसके सीने पर छोटे छोटे गोले बना रही थी और उसकी बंद आंखों को देखकर मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक वे चुप रहे और एक दूसरे की धड़कन सुनते हुए उसी स्थिति में बने रहे। जिया मिंग। लीवेई ने आंखें बंद करके धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए उसका नाम पुकारा। हम। उसने अपना सिर उठाया और उसकी कठोर आवाज को भांपते हुए उलझन में उसकी ओर देखा। तुम कहीं गए तो नहीं थे ना? मतलब, तुमने जिस पिछले जन्म की बात की थी, सब ठीक था ना? उसने कर्कश और कांपती हुई आवाज में पूछा। उसे यह सवाल पूछने में डर लग रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके शब्द सही अर्थ दे रहे हैं या नहीं। वह इस असाधारण घटना के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं था क्योंकि उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इस सच्चाई को स्वीकार करना उसके लिए अभी भी मुश्किल था। लेकिन उसे इस बात का डर सता रहा था कि वह वापस उस दुनिया में चली जाएगी। वह उससे अलग नहीं होना चाहता था और पिछले कुछ दिन उसके लिए किसी यातना से कम नहीं थे। उसका सवाल सुनकर जी मिंग एकदम स्तब्ध रह गई। कुछ पल चुप रहने से वह घबरा गया। उसने चिंता से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह मुस्कुराई, उसके सीने पर हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा। उसने अपने होंठ सिकुड़े और मिली जुली भावनाओं के साथ उसे घूरने लगा। वह उसकी झिझक और बेचैनी को समझ गया था। उसने एक पल के लिए उसे ऐसे देखा मानो वह उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसने आह भरी और उससे आगे बात करने की कोशिश नहीं की। वह उसे बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था अगर वह तैयार नहीं थी। वह उससे कहीं ज्यादा सदमे में और डरी हुई होगी। इस समय उसे उसकी तसल्ली और समझ की जरूरत है, न कि उसकी जिज्ञासा की। योजक चिन्ह। हाँ, झाओ मिंग चौंक कर हॉन्फ उठी। उसकी आंखें खुल गईं और वह हॉन्फते हुए अपनी आंखें चौड़ी करके जानी पहचानी छत को घूरने लगी। आसपास के नज़ारे को देखते ही उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और दर्द से उसके शरीर में बिजली के झटके लग रहे थे, जिससे वह थरथरा रही थी। दर्द असहनीय था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में कुछ मरोड़ते हुए उसने चादर को कसकर पकड़ लिया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसमें कराहने या मदद के लिए जोर से रोने की भी ताकत नहीं थी। वह बेहद कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी। उसके बगल में सो रहा जी चेंग, जब उसने अपनी बाहों में उसे कांपते हुए महसूस किया तो अचानक जाग गया। वह चौंक गया और चिंता से उसकी ओर देखते हुए बोला, झाओमिंग। झाओमिंग, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? झाओमिंग। वह तुरंत उठ बैठा और चिंता से चिल्लाते हुए उसके कंधों को हिलाया। उसके पास इस बात पर सोचने का समय ही नहीं था कि वह जाग चुकी है।
उसकी नज़र केवल कमज़ोर और कांपती हुई झाओ मिंग पर थी, जिसका चेहरा पीला और बीमार सा लग रहा था। उसका चेहरा पहले से भी बदतर दिख रहा था। फेंगजू, फेंगजू, उसने चिल्लाया और उसके कमरे के बाहर पहरा दे रही फेंगजू उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में घुस गई और उसने देखा कि झाओ मिंग सदमे से कांप रहा था। शेन जिया, चाची को जल्दी लाओ, जी चेन चिल्लाया, जिस पर शेन जिया ने सिर हिलाया और तुरंत उन्हें अपने कमरे से लाने के लिए चली गई। योजक चिन्ह। शेन जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हाथ झाओ मिंग के माथे पर रखकर दूसरे हाथ से उसकी कलाई को थाम लिया। वह कुछ देर तक इसी मुद्रा में रही और कुछ रहस्यमय मंत्रों का जाप करती रही, जबकि जी चेंग उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा और घबराहट में अपने हाथ मलता रहा। हालांकि शेन जिया के अनुष्ठान लगभग पूरे होने तक झाओ मिंग का चेहरा सामान्य होने लगा था। उसके चेहरे की रौनक लौटने लगी और उसकी गंभीर भाव भंगिमाएं शांत भाव में बदल गईं। उसकी कपकपी रुक गई और वह गहरी नींद में सो गई। झाओ मिंग को फिर से सोते हुए देखकर जी चेंग ने शेन जिया को हैरानी से देखा। वह फिर से क्यों सो गई? उसे क्या हुआ है? शेन जिया ने राहत की सांस ली और झाओ मिंग के माथे से अपना हाथ हटाकर धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने जी चेन की ओर मुंह करके कहा, महाराज, झाओ मिंग अब ठीक है। वह बस थोड़ी कमजोर है और सो रही है। चिंता मत करो, थोड़ी देर आराम करने के बाद वह जाग जाएगी। और मैं लूशी के जरिए दवा भेज दूंगी, तुम उसे खिला देना और आराम करने देना। और हाँ, दवा लेने के बाद अगर उसे बुखार भी आ जाए तो भी चिंता मत करना। उसने झाओ मिंग की तरफ देखते हुए कहा और कमरे से चली गई। योजक चिन्ह। झाओ मिंग को घंटों बाद धीरे धीरे होश आया। आंखें खोलते ही उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने अपने परिचित परिवेश को देखा। यह महसूस करते हुए कि वह आखिरकार उस अजीब अंधेरी जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गई है, उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उस घुटन भरे अनुभव को याद करते ही उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। हालांकि पहले हुए उस असहनीय दर्द को याद करके वह घबरा गई। उसे लगा कि वह उस शरीर को चीर देने वाले दर्द से मर जाएगी, क्योंकि उसने ऐसा दर्द पहले कभी महसूस नहीं किया था। हालांकि उसे याद था कि सोने से पहले उसने शेन जिया का चेहरा देखा था। अरे, तुम जाग गई। बाथरूम से बाहर आते हुए जी चेन की आवाज सुनकर वह अपने विचारों से बाहर आ गई। उसने पलकें झपकाईं और उसका नंगा ऊपरी शरीर देखा। ये देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं कि वह सिर्फ पैंट पहने हुए था और अर्धनग्न अवस्था में उसकी ओर आ रहा था। वह घबरा गई और सोचने लगी कि क्या वह इस हालत में उसके साथ कुछ करने की योजना बना रहा है। क्या वह पूछना चाहती थी कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया। जी चेंग उसके पास गया और हाथ में तौलिया लिए बिस्तर पर चढ़ गया। उसने उसे देखा और उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह गया। उसने उसकी नज़र का पीछा किया और जब उसने देखा कि वह उसकी छाती को देख रही है, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, कुछ अजीब मत समझो। आंटी शेन जिया की दवा से तुम्हें तेज बुखार हो गया था और तुम कांप रही थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गर्मी से गर्म करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मैं तुम्हारे शरीर को पोंछने के लिए एक तौलिया भी लाया हूं ताकि तुम्हें पसीने से असहज महसूस न हो। शेन जिया के निर्देशानुसार उसने सोते समय उसे दवा पिला दी, लेकिन उसके बाद उसे तेज बुखार हो गया, जिससे वह कपकपी करने लगी और ठंड ने उसकी हालत और खराब कर दी। उसने उसे कई कंबलों से ढक दिया, लेकिन वह कांपती रही। अंत में उसके पास अपने कपड़े उतारने और उसे कसकर गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, ताकि वह अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्म कर सके। अध्याय 709। आपकी निगाहें झूठ नहीं बोल सकती। झाओ मिंग ने उसका जवाब सुनकर धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसकी सुडौल काया से नजरें नहीं हट रही थीं। मानो उसकी आंखें उसके शरीर पर ही टिकी हुई थीं और जब उसने कहा कि कुछ भी अजीब न सोचो, तो उसे थोड़ा अफसोस हुआ। जी चेंग उसे बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा, उसकी आंखें ऊपर नीचे घूम रही थीं और वह एकाग्र निगाह से उसके शरीर की प्रशंसा कर रही थी। इस खूबसूरत और मोहक दृश्य के सामने कमजोरी और थकावट कुछ भी नहीं लग रही थी। हालांकि उसका पीला चेहरा और सूखे फटे होंठ देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, कई कंबलों में लिपटी हुई थी, जिन्हें उसने बाथरूम जाने से पहले उसे ओढ़ाया था। उसे याद आया कि कुछ घंटे पहले वह कैसे रो रही थी और दर्द से तड़प रही थी, और इतने दिनों बाद जब वह होश में आए तो उसे उसकी हालत के बारे में पूछने का मौका भी नहीं मिला। उसने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा सहलाया और पूछा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? क्या मैं आंटी शेन जिया को बुलाकर तुम्हारा हालचाल पूछ लूं? झाओ मिंग ने उसके गंभीर चेहरे को देखकर सिर हिलाया और उसे मना करना चाहा,
लेकिन उसका गला इतना सूखा था कि वह कुछ बोल नहीं पाए। ऊपर से दवा का कड़वापन उसके मुंह में बना हुआ था जिससे उसे मतली महसूस हो रही थी। इसीलिए उसे कड़वी दवाइयां पसंद नहीं थीं। उसे नहीं पता कि उसने दवा कैसे पी ली, लेकिन उसे उसका कड़वापन महसूस हो रहा था। यह आंटी शेनजिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों का कड़वापन है और इसका स्वाद बहुत खराब है। उसने अपनी सूखी होठों को लार से गीला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जी चेंग उसे जीभ से होंठ चाटते देख हैरान रह गया। वह इस स्थिति में कुछ भी अनुचित न सोचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें उसे अचंभित कर रही थीं। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी निगाहें उसके होठों पर टिकी हैं, तो वह रुक गई। उसने 2 बार पलकें झपकाईं और चारों ओर देखा। उसने बगल की मेज की ओर इशारा किया ताकि वह उसकी उंगली की दिशा में देखे। अरे, तुम्हें पानी चाहिए? उसने पूछा जब उसने देखा कि वह साइड टेबल पर रखे पानी के जग की ओर इशारा कर रही थी। उसने सिर हिलाया। उसने जग उठाया और एक गिलास में थोड़ा पानी डाला और उसे बैठने में मदद करने के लिए उसके सिर के पीछे हाथ रखा ताकि वह पानी पी सके। उसने गिलास पकड़े हुए उसे पानी पीने में मदद की, जबकि वह पानी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी और उसकी लंबी पलकों पर ध्यान नहीं दे रही थी जो उसका ध्यान भटका रही थी। पानी पीने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, अब मुझे लग रहा है कि मैं जी सकती हूँ। मेरा गला इतना सूख गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसमें रेत भर दी हो। उसने उसे हंसाने के लिए मजाक किया, लेकिन वह उसे गंभीरता से देखता रहा, जिससे वह उसकी निगाहों के प्रति सचेत हो गई। उसने अपने होंठ सिकुड़े और सोचने लगी कि वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है। जी चेंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, उसने उसकी बात काटते हुए कहा, जिससे वह चौंक गई। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह मजाक करके माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे इसे और ज्यादा रोमांटिक और भावुक बनाने की जरूरत थी। उसकी निगाहें इतनी गहरी थीं कि वह महसूस कर सकती थी कि जब वह बेहोश थी, तब उसने कितना दर्द और चिंता महसूस की होगी। उसके शब्दों से वह अपने सपने में घटी घटनाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। तान शियू द्वारा महसूस की गई भावनाएं और पीड़ा उसे अभी भी स्पष्ट थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वह उस बुरे सपने को जी रही हो। उसे युआन सोन की निगाहें याद थीं जब उसने उससे कहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा। उसकी ईमानदारी तब साफ झलक रही थी जब उसने सिर्फ उसे बचाने के लिए उस सम्राट को घूंसा मारा और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वह निगाहें, भला वह कैसे भूल सकती है? अनजाने में ही उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसे उसका खून से लथपथ चेहरा याद आया, जब उसे उसका शव देखने के लिए मजबूर किया गया था। उसका गला बेरहमी से काट दिया गया था और तलवार उसके शरीर में घुसी हुई थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह नहीं जानती कि अपने अंतिम क्षणों में वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी आंखों की कोमल दृष्टि और होठों पर हल्की मुस्कान उसे और भी दुखी कर रही थी। उसे पूरा यकीन था कि अपनी जान गंवाने के बाद भी उसके साथ खड़े रहने के अपने फैसले पर उसे कभी पछतावा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वह उससे इतना प्यार करता था। किसी के प्यार या ईमानदारी को सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जैसे शब्दों से महसूस नहीं किया जा सकता। शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें नहीं। उन्होंने साथ में ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जितना भी समय उन्होंने साथ बिताया वह यादगार था। झाओ मिंग की नाक बहने लगी, क्योंकि तान शियू की यादें उससे भावुक कर रही थीं और वह जी चेंग से अपना सिर फेरने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसका चेहरा उसके मन में युआन सोन की आखिरी याद की याद दिला रहा था। ये सोचकर उसका दुख और बढ़ गया कि जिस प्रकार वह तान शियू से जुड़ी है, उसी प्रकार जी चेंग युआन सोन से जुड़ा है, और यही बात उसे और अधिक भयभीत कर रही थी। उसे डर था कि यदि उसने इस अभिशाप को जल्द समाप्त नहीं किया, तो युआन सोन की तरह जी चेंग का भी वही हाल हो सकता है। वह उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती। जी चेंग उसे अचानक रोते देख अचंभित रह गया। वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी और सिसकते हुए दूसरी तरफ देख रही थी, जिससे जी चेंग असहज और चिंतित हो रहा था। झाओ मिंग, क्या हुआ? क्या तुम्हें बेचैनी हो रही है? क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? तुम क्यों रो रही हो? मेरी तरफ देखो। उसने उसे कंधों से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। उसका पीला पड़ा चेहरा, जिस पर आंसुओं के निशान थे, देखकर उसने आह भरी। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या मुझे? झाओ मिंग ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसकी कमर पकड़ ली। वह उसकी छाती से लिपट गई और अपना चेहरा उससे रगड़ते हुए बोली, बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहो। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। जी चेंग उसे इस दयनीय हालत में देखकर अवाक रह गया। तालाब में चित्र बनाने के बाद कोमा से जागने के बाद से उसने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था।
उसे इतना रोते देखकर वह स्तब्ध रह गया और उसकी निगाहें उसे और भी असहज कर रही थीं। उसकी निगाहें पहले से भी अधिक गहरी और अर्थपूर्ण थीं। उसका हाथ हवा में लटका हुआ था। उसने उसे धीरे से पीठ थपथपाने के लिए बढ़ाया और उसे अपने ऊपर झुककर रोने दिया। उसे उसके मन में चल रही बातों का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इस समय वह कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि उसे अकेला छोड़ दे और जी भरकर रोने दे। रोना कोई बुरी बात नहीं है। लोग सिर्फ दुखी होने पर ही नहीं रोते, बल्कि अपनी यादों से बुरी बातें भुलाने के लिए भी रोते हैं। वे बेबसी में भी रोते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वे अपने प्रयासों से भी नहीं बदल सकते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसकी वजह से वह इस तरह रो रही थी, लेकिन उसे रोने देना ही बेहतर था बजाय इसके कि वह उसे उदास चेहरे के साथ कोने में बैठे देखे। रोने से समस्या हल नहीं होगी, लेकिन रोने से मन शांत हो सकता है और चीजों को अलग नजरिए से देखने में मदद मिल सकती है। जो लोग रोते नहीं हैं और खुद को कोसते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि रोने से कमजोरी आती है, वे असल में अपनी भावनाओं को दबाकर खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंसू अंदर दबी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं और आपको पहले से हल्का महसूस करा सकते हैं। झाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिससे उसकी छाती भीग गई थी, और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे पति हो। अपना वादा न तोड़ने के लिए धन्यवाद, उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा जो उसे सुनाई नहीं दी। हम जी चेंग ने उसकी ओर देखा और सोचा कि उसने क्या कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने उसे और कसकर गले लगा लिया और वह कुछ नहीं कर सका और उसे कुछ देर तक ऐसे ही रहने दिया। अध्याय 710। यह अधिक भरा पूरा और सुंदर प्रतीत होता है। झाओ मिंग के शांत होने के बाद वह जी चेन से अलग हो गई और इतने लंबे समय तक रोने के बाद उसे असहज और शर्मिंदा महसूस हुआ। उसने आंसुओं और नाक से सने अपने चेहरे को पोंछा। उसने सिसकियां भरी और उसके बाल पहले से ही बिखरे हुए थे। उसके आंसुओं से सने उसके सीने को देखकर वह भौहें सिकोड़ने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपना गंदा चेहरा उसके नंगे सीने से रगड़ रही थी। वह मुझ पर हंस रहा होगा, है ना? उसने सोचा, क्योंकि उसे अभी अभी किए गए अपने कार्यों पर शर्म आ रही थी। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, ये देखने के लिए कि क्या वह उस पर हंस रहा है या उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा है, लेकिन उसके सौम्य लेकिन चिंतित भावों ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों के नीचे के आंसू पोंछे और पूछा, अब तुम ठीक हो? क्या तुम और रोना चाहती हो? उसने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन इतना रोने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। उसके भीतर का बोझ हल्का हो गया था और इससे उसे राहत मिली। उसने सिसकते हुए उसके सीने पर आंसुओं के निशान पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उसके सीने से छुआ, उसे अजीब सा लगा क्योंकि वह उसके नंगे सीने को छू रही थी और उसके असहज भावों ने स्थिति को और भी अजीब बना दिया। उसने उसे हल्के से सहलाया, जिस पर जी चेंग ने झुनझुनी और बिजली के झटके जैसी सनसनी को नियंत्रित करने के लिए दूसरी तरफ देखा जो उसके स्पर्श से उसे मिल रही थी। उसने थोड़ी देर बाद अपना हाथ हटाया और अनाड़ीपन से अपनी खोपड़ी खुजलाने लगी। उसने जी चेंग की ओर देखा जो उसे गहरी निगाहों से देख रहा था, और जब उनकी निगाहें मिलीं तो वह धीरे से चुंबन के लिए आगे बढ़ा। उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने अनायास ही काम किया और उसने भी वैसा ही किया। ग्रर जैसे ही उनके होंठ मिलने वाले थे, जी चेंग ने एक जोरदार गुर्राहट सुनी और जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके मासूम पेट की आवाज थी। झाओ मिंग की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका निचला होंठ खुला हुआ था और वह मन ही मन अपने भयानक पेट की इस गलत समय पर की गई आवाज को कोस रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, अरे, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हें भूख लगी होगी। आखिर तुमने पिछले कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं था, सिर्फ दवाइयां और सूप पी रही थी। उसने याद करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में उसे जीवित रहने के लिए तरल पदार्थ दिए जा रहे थे। झाओ मिंग अजीब तरह से हंस पड़ी और तभी उसे कुछ याद आया और उसने उलझन में पूछा, रुको, मैं कितनी देर से सो रही हूँ? क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कब से सो रही है और कितने घंटे बीत चुके हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, 1 हफ्ते से ज्यादा। इसीलिए मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता थी। झाओ मिंग ने उसकी बातें गंभीरता से सुनी और वह कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक सोई रही। अगर वह किसी समानांतर या रहस्यमयी जगह पर फंस गई थी और वहां से निकल नहीं पा रही थी, तो क्या उसका शरीर मर गया होगा या वह कोमा में रही होगी और फिर कोमा से बाहर आकर उसकी मृत्यु हो गई होगी। योजक चिन्ह। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट था।
मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि लूशी इस समय भी इतना सारा सामान लेकर आए है। जाओ मिंग ने आश्चर्य से कहा और अपने संतुष्ट पेट को सहलाया, जो उसने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों से भर लिया था। सूरज डूब चुका था और खाने का समय भी बीत चुका था, और कई लोग तो सो भी गए थे। हालांकि अगर यह उसका समय होता तो शहर में चहल पहल होती और लोग काम से लौट रहे होते। यहाँ दिन सामान्य से जल्दी खत्म होता है और जल्दी शुरू भी होता है। हालांकि उसका दिन जल्दी खत्म तो हो सकता है, लेकिन कभी जल्दी शुरू नहीं हो सकता। आखिरकार वह एक आलसी इंसान है। पहले तो जी चेंग ने लूशी को साधारण दलिया लाने का आदेश दिया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजना थी। उसने चुपके से लूशी को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन लाने का आदेश दिया, क्योंकि दवा के कारण उसका पेट पहले से ही खराब हो रहा था और वह दलिया नहीं खाना चाहती थी। वह कुछ मसालेदार और स्वादिष्ट खाना चाहती थी ताकि उसकी स्वाद कलिकाएं फिर से जागृत हो सकें, जो दवाओं के कारण अब निष्क्रिय हो चुकी थी। जी चेंग के विरोध के बावजूद वह उसे मनाने में कामयाब रही और रात में सबके सो जाने के बाद उसने पूरा भोजन किया, सिवाय रसोई कर्मचारियों के जिन्होंने ये सभी व्यंजन बनाए थे। जी चेंग ने उसके संतुष्टि भरे भाव देखकर सिर हिलाया। खाने के मामले में तो वह कभी नहीं बदलती। आखिर कब से उसे खाने से इतना प्यार हो गया कि एक हफ्ते बेहोश रहने के बाद होश में आते ही उसने भरपेट खाना खा लिया। उसे याद आया कि पानी में डूबने के बाद 3 हफ्ते बेहोश रहने के बाद होश में आने पर उसने इसी तरह खाना खाया था। लेकिन उसे ये देखकर खुशी हुई कि वह इस तरह खुशी से खाना खा रही थी और उसके पीले चेहरे पर अब कुछ रंग भी दिखाई देने लगे थे। योजक चिन्ह। सुबह के समय सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर सो रहे 2 लोगों पर पड़ रही थीं। सर्दी का मौसम होने के बावजूद सूरज काफी तेज था और पिछले कुछ दिनों में इसे सबसे अच्छे दिनों में से एक माना जा सकता है। झाओ मिंग को पीछे से गले लगाकर सो रहे जी चेंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे अपनी बाहों में शांति से सोते हुए देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई दिनों बाद उन्हें इतनी अच्छी नींद आई थी, अन्यथा वह बार बार नींद से जागकर उसे देखता या निहारता रहता, इस उम्मीद में कि वह इस अंतहीन नींद से जाग जाएगी। लेकिन अब वह अकेला नहीं था जो उसे थामे हुए था, बल्कि वह भी उसके हाथों को थामे हुए थी जो उसके पेट के चारों ओर थे। सुबह पहले से ज्यादा सुहावनी और खूबसूरत लग रही थी जब से वह उठी थी। उसने धीरे से खिड़की की तरफ मुड़कर देखा और पाया कि सूरज निकल चुका था, लेकिन वह उठकर उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। इसलिए वह घंटों तक इसी तरह लेटा रहा और उसे अपनी बाहों में शांति से सोते हुए देखता रहा। जब वह नींद में करवट बदलकर उसकी ओर मुड़ी तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। गहरी नींद में डूबी हुई वह उसकी छाती से लिपट गई और खुद को उसके शरीर से और करीब खींच लिया। उसके होंठ फटे हुए नहीं थे और उनमें रंगत लौट आई थी, जिससे वे भरे भरे और खूबसूरत लग रहे थे। ये देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। पिछली रात सोने से पहले उसने खुद को तरोताज़ा किया और अपने होंठों पर कुछ लगाया, ये कहते हुए कि इससे सुबह तक उसके होंठ मुलायम और चिकने हो जाएंगे। उन्हें लगा था कि शायद ये कारगर न हो, क्योंकि 1 सप्ताह से अधिक समय से बीमार रहने के कारण उनकी सेहत बहुत खराब थी। लेकिन अब जब वे इसे देख रहे हैं तो उन्हें आश्चर्य और हैरानी हो रही है कि वह सही थी। ये वाकई कोमल और सुंदर हो गया। उसकी निगाहें नींद में चाट रही उसकी गोलमटोल हल्की नम होठों पर टिकी थीं और उसने गहरी सांस ली। वह उसके करीब झुका, अपना चेहरा उसके चेहरे के पास लाया और जैसे ही उसके होंठ उसके होठों को छूने वाले थे, उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ओह! आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।